हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुश्किला, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ बाय मुश्किला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 की आरटी शर्मा, जहां पे हमने अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियोस में चैप्टर सेकंड खत्म किया हुआ है। अब हम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब चैप्टर थर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपके बाद में थर्ड आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक आपने चैप्टर थर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक छोटा सा पार्ट क्लास 9 में पढ़ के आए हुए हैं। हम छोटा सा एक इंट्रो उसका भी लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से क्लास 10 का पूरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं, आपने मेरे वीडियोस कवर नहीं किए, तो मैंने चैप्टर सेकंड को बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक बार उसको आप पढ़ के देखें। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा है? हमने क्लास 9 में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, हम थोड़ा सा उसको रिमाइंड करते हैं जिसमें आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाए। तो सुनिए, हमने पढ़ा था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमने कुछ ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने इक्वेशन जो हमने पूरे एक्सरसाइजेस में सॉल्व किया है वो हमने कुछ ऐसे पढ़ी है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 समथिंग ऐसे पढ़ा होगा, या हमने पढ़ा होगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन हमने पढ़ी होगी। तो ये हमारे क्लास 9 में हम लोगों ने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन को पहले पढ़ लिया। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने क्लास 9 में क्या क्या पढ़ा है, मैं उसको एक बार याद दिला देता हूँ। अगर आप उस चीज़ को भूल गए तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि आप चीज़ें यहीं से आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो चला देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ, बात को मेरी ध्यान दो कि मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कितने वेरिएबल हैं। तो आप देख लो कि इसमें कितना वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। जब किसी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अगर देखो, वैसे तो वन वेरिएबल पार्ट चलेगा, लेकिन डिग्री के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसको हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मेरी बात को समझो, लीनियर क्यों बोले हम? लीनियर हम इसलिए बोले क्योंकि इसकी हायर डिग्री कितनी, 1 है, ठीक है। अगर 2 होती तो क्वाड्रेटिक होती, लेकिन अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं तो इसकी डिग्री 1 है, इसीलिए हमने लिया है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, और इसमें कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक वेरिएबल आया है, और वो वेरिएबल क्या है, x है, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। अब दूसरी बात सुनो, हमने इसके बारे में और क्या पढ़ा? हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि इस इक्वेशन में, बात में ध्यान सुनना, हमने क्या पढ़ा 9 में? हमने ये पढ़ा कि इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू सपोज दैट 3 रखते हैं, 3 रखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 9, तो 3 3 9, और 9 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। मतलब कि x इज इक्वल टू 3 हमने LHS में रखा, LHS वाले पार्ट में रखा, तो LHS में रखा तो x की वैल्यू 3 रखा, 3 3 कितना हो गया, 9, 9 माइनस 9 कितना हो गया, 0। मतलब ये RHS आ गया। तो हमने देखा कि जब हमने x इज इक्वल टू 3 रखा, तो हमने देखा कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, मेरा RHS निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब कि x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ के क्लास 9 में आए हैं। और हमने वहाँ पे कुछ और भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि अगर हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखो मैं क्लास 9 की चीज़ें इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपको वो रिवीजन हो जाए और आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाएँ। तो इसलिए क्लास 9 की चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बात को मेरी ध्यान सुनना, दिमाग में सेव कर लेना हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को। ये मत सोचना कि 9 की पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा मैं 10 का ही रहा हूँ, ठीक है, सबसे बेसिक स्टार्ट किया हूँ। तो लीनियर इक्वेशन का अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चाहे वो 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। वो ग्राफ कैसा होता है? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ मैं। सपोज दैट हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने बोला कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? आप 2x इज इक्वल टू माइनस 4 लिखते थे, फिर x इज इक्वल टू माइनस 4/2 लेके आते थे, और इट विल बी -2, तो x की वैल्यू कितनी आती थी, -2 आती थी, ये आती थी। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो आपको पता होता था कि x -1 -2 यहाँ होगा, और ये हमारा ग्राफ एक ऐसे स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगा, और ये ग्राफ x इज इक्वल टू -2 का होता था। अब मेरी अगली बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ
जब भी हमने क्लास 9 में ड्रॉ किया, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कहीं लिख लेना कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, टू वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, वन वेरिएबल की। तो अगर हमारे पास में कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है जो ax + b = 0 और ax = b के फॉर्म में, इन दोनों में से किसी फॉर्म में है, तो जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये मैंने गलत नहीं लिखा है, इसको दोस्तों इसके साथ एक प्लस बी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, दोनों ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन के। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये प्लस बी हो जाएगा तो यहाँ तो आपको माइनस बी लिखना चाहिए था, नहीं, दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ दो तरीके से ड्रॉ होता है। पहला क्या, ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस होती है, पता है, और ये हमारी कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। तो जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हमारे दो तरीके के आते हैं। किसके, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। पहला ग्राफ वो आएगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जो वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और दूसरा ग्राफ ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बात तो वही समझ लो, आपने ग्राफ ड्रॉ किए होंगे तो आपको पता होगा पैरेलल क्या होता है। पैरेलल लाइनें वो होती है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, समझ गए। तो मैंने क्या बताया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में, जो चीज़ें मैंने बताई मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। मैंने सबसे पहली बात ये बताया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक वेरिएबल होता है, या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल दिखेगा आपको। दूसरी बात, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बता दिए, ax = b और ax + b = 0 होता है। कभी कभी क्या होता है कि MCQ में क्वेश्चन आता है, बात को सुनना मेरे ध्यान से, ठीक है ना, बोलेगा कि आपका चार ऑप्शन होंगे, एक होगा ax + b = 0, एक होगा ax = b, ठीक, दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन होगा और बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। सुना मेरी बात को ध्यान से, क्वेश्चन मेरा ये होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे देखने का पता है, सिंपल सा, पहले इसको टिक लगा देंगे। इसको क्यों नहीं टिक लगाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है यहाँ माइनस होना चाहिए था, ये उनकी इधर जाएगा तभी प्लस होगा, तो ये गलत हो गया, जब ये गलत हो गया तो दोनों होंगे नहीं, और ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो ये गलती मत करना प्लीज। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ, ये छोटी छोटी सी बातें होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती, बहुत सारे लोगों के साथ ये सब दिक्कतें होती हैं, यहाँ तक कि काफ़ी बार टीचर भी हमें कुछ चीज़ें गलत पढ़ा के ले जाते हैं। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ, मैंने और क्या बताया, मैंने ये बताया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वो वाई एक्सिस के पैरेलल जाता है, और वो हमेशा कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात को क्या है, इस पर आप चलता हूँ, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सारे पॉइंट्स कहीं एक जगह नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर चाह लो कि लीनियर इक्वेशन का बहुत डिटेल में और हर छोटी सी छोटी चीज़ को पढ़ा जाए तो प्लीज़ चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चले। नोट डाउन करने की आदत डालेंगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। अब मेरी बात सुना, लीनियर इक्वेशन का अगर कभी भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, हमारा ग्राफ कैसा है, हमारा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होके आ गई, ग्राफ ड्रॉ होके आ गया। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात को भी ध्यान देना, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स होंगे। ये बात एग्री कर रहे हो कि किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। वो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो जिस इक्वेशन ये लाइन जिसकी इक्वेशन होगी ax + b = 0 की, अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ax + b = 0। जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आई, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो मेरी बात क्लियर हो गई। अब मैं आगे बात करूँ, चलो, तो ये तो हमारा क्लास 9 पे छोटा सा इंट्रोडक्शन था, तो इसको ओवर करते हैं। अब हम क्लास 10 के इंट्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है। अब क्लास 10 के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं टू वेरिएबल के बारे में। अब सपोज दैट हमारे पास में कोई एक लीनियर इक्वेशन है, बात में ध्यान सुना, ये कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब टू वेरिएबल मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल आ रहे होंगे, दो वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे लिख के दिखाता हूँ, ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0, या इसका दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है, बात मेरी ध्यान सुना, मैंने अभी क्या बताया था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, अब टू वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो टू वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, दो। देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गया, तो ये दो हमारे वेरिएबल होते हैं। इसको भी जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो ग्राफ से पहले कुछ बात और करते हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पास में एक x और y की ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, बात को सुनना हर छोटे छोटे वर्ड को। मैंने बोला कि हमारे पास x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब कि जब हमने x की और y की वैल्यू रखा तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि LHS और RHS आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये दोनों वैल्यू जो होंगी हमारी वो इसके जीरोस कहलाएंगे या इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब मेरी बात को सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और मैंने बोला कि ये बताओ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, क्या इसके सॉल्यूशन है। तो देखो सॉल्यूशन दो वर्ड यूज करूंगा। मैंने पहला वर्ड क्या यूज किया कि इस इक्वेशन के, ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि दो वेरिएबल है, पावर उनकी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब मैंने ये बोला कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, क्या इसके सॉल्यूशन है। तो कैसे चेक करेंगे, हम जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रखेंगे LHS में, RHS में नहीं LHS में। तो हमने LHS में रखा, LHS में क्या किया 4 इंटू एक्स है ना, x की वैल्यू 2 रखा, फिर माइनस थ्री y है, y की वैल्यू हमने क्या रखा इंटू 1, 4 हो गया 8 माइनस 3 कितना हो गया हमारा 5 हो गया बात ये क्लियर। तो हमने देखा कि जब हमने LHS में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 रखा तो LHS की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, RHS की इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशन है। इसके क्या है हमारी, इसके सॉल्यूशन है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात सुनो, दूसरे वर्ड में हम इसको क्या बोलेंगे, दूसरे वर्ड में हम ये बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। बार बार अगर मैं वर्ड सेटिस्फाई बोलूँ तो इसका मतलब समझना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूजन जनरेट होगी तो बात नहीं आएगी, फिर आप मैथ से भागना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। चलो अब आगे बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी हमारा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, बिल्कुल वैसी कंडीशन है कि या तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा या तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और ऐसा ही कुछ हमारा ग्राफ बन जाएगा। चलो अब मैं काम की बात पे आता हूँ, जो हमको एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आप हेडिंग देखोगे चैप्टर की, तो चैप्टर की हेडिंग क्या है हमारी चैप्टर की हेडिंग है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो हर एक चीज को डिटेल में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी वजह से बच्चे जो होते हैं वो मैथ से भागना शुरू करते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो ईमानदारी के साथ आंखें बंद करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको मैथ क्यों नहीं आती है। तो उसका रीजन बहुत सिंपल सा पता है क्या हो सकता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन हो, क्यों नहीं आती सर, हम कमज़ोर हैं। नहीं, आप कमज़ोर नहीं है, आपने 6, 7, 8 से आपने मैथ के कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दिए नहीं, और जब आपने ध्यान दिया ही नहीं तो कॉन्सेप्ट आपके कमजोर हो गए। आगे जैसे जैसे क्लास में आप बढ़ोगे, 6 के बाद 7 में आओगे, 7 के बाद 8 में आओगे, तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। तो जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो पहली सीढ़ी पे पैर रखा था मैथ की, वहाँ पे तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं। जब हमने 6 क्लास ठीक से पढ़ा नहीं तो 8th क्लास में कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। लेकिन परेशान नहीं हो, 10th में आ गए हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 10th की हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ क्लियर कराऊंगा। बस मेरी शर्त इतनी है कि मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं कह रहा हूँ कि 4 बार प्रैक्टिस करना है तो 4 बार करना है। वो मेरे एक जनरल लैंग्वेज नहीं है कि मैं औरों तरह बोला हूँ 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं, 4-5 बार बोला हूँ तो उसको 4-5 बार करना है। क्योंकि मैं बहुत सारे कमजोर बच्चों को पढ़ाया और मुझे पता है कि कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग का मतलब समझते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया, पेयर मतलब होता है जिसमें दो चीजें हों, जिसमें क्या हो, दो चीजें होती है, उसी को हम पेयर बोलते हैं। स्लीपर आप पेयर में लेके आते हो क्योंकि उसमें उसके पार्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, एक राइट में पहनते एक लेफ्ट में पहनते हो। तो चलो पेयर का मतलब हो गया 2। लीनियर इक्वेशन हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन हमारी 2 तरीके की होती है। हमारी लीनियर इक्वेशन कौन सी 2 तरीके की होती है,
सबसे पहले हमने पढ़ा है ax प्लस b इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमने पढ़ा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही दोनों पढ़ा है हमने। अब मेरी बात आगे सुना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब हमको ऊपर वाली इक्वेशन छोड़ना है, क्यों? क्योंकि हेडिंग बोल रहा है कि टू वेरिएबल, तो हमको दो वेरिएबल वाली इक्वेशन लेके चलना है और एक नहीं लेके चलना है। कितनी लेके चलना है? दो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना पेयर। तो अब मेरी बात सुनो, जब हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन हो, दो लीनियर इक्वेशन और उसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई और दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों इक्वेशन किसकी हैं? लीनियर की है, लीनियर इक्वेशन की है, और साथ में ये स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है? दोनों का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन निकलेगा। जो चीज़ बोला उसको अभी समझो, कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, क्यों निकलेगा, ये आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना? मैंने अभी क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये दोनों जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये पेयर में आ गई। तो अब मेरी बात सुनना, अब आप कहेंगे सर इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो आप सपोज दैट मैंने x की वैल्यू कुछ भी ले लिया, ठीक है ना, और y की भी वैल्यू हमने कुछ ले लिया, और जब x की वैल्यू यहाँ रखा और y की वैल्यू यहाँ रखा, तो पूरा सॉल्व होकर ये इक्वेशन की किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। मतलब x और y की जो वैल्यू हमने लिया था, जब हमने पहली वाली इक्वेशन में रखा तो उसको सेटिस्फाई करनी। सेटिस्फाई मतलब समझ में अभी बताया था मैं, मतलब कि यहाँ पे रखने पे इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक। फिर हमने देखा कि इन्हीं वैल्यूज को जब हमने सेकंड इक्वेशन में रखा तो इन दोनों वैल्यूज ने सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया। सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करने क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने रखा तो दोनों सॉल्व होकर कितना आ गया? 0। मतलब कि इन दोनों वैल्यूज ने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इसीलिए ये जो सॉल्यूशन होंगे, ये सॉल्यूशन होंगे इन दोनों लीनियर इक्वेशन के। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? एक एग्जांपल देता हूँ तो और क्लियर होंगी चीजें। जस्ट वेट एंड वॉच। तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। हमने क्या किया? हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और एक इक्वेशन ये होगी। मैंने अभी क्या बोला था? हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन होगी, एक होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही बोला था। तो इसकी जगह पे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। फिर हमने बोला था दूसरी इक्वेशन होगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन हमारी ये आ गई। हमने ये बोला कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशन है। इन दोनों के क्या है? इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि पेयर आ गया तो हम यहाँ सिस्टम वर्ड का यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ये क्या है? सॉल्यूशन है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं हिंदी में बोलता हूँ, शुद्ध हिंदी में, एकदम तुम्हारी लैंग्वेज में, कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 को जब हम इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू RHS के इक्वल आ जाएंगी। सुनो कैसे, मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, इसको उठा के सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन क्या होगी? सेकंड होगी। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे देखो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इसके LHS वाले पार्ट में रखेंगे। सॉल्यूशन चेक करने के लिए कहाँ रखेंगे? LHS वाले पार्ट में। तो x की वैल्यू हमने 2 रखा और y की वैल्यू हमने क्या रखा? -1। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो जरा अब एक चीज देखो, LHS में हमने रखा और RHS में क्या आ रहा था? 1। तो LHS में तो x की वैल्यू और y की वैल्यू रखा तो आ गया, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशन हो गए। अब जरा हम इनको सेकंड पार्ट में रखते हैं। सेकंड इक्वेशन में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है, तो इसके LHS में रखेंगे। LHS RHS मालूम है? LHS क्या हमारा ये है 2x माइनस 3y। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस, और y की वैल्यू क्या रखेंगे? -1। 3 इंटू -1, 2 बन कितना हो गया? 4 हो गया। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। 3 बन जाए कितना हो गया? 3। तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। देखो RHS के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो हम ये बोलेंगे, हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1 को दोनों इक्वेशन में रखने पे उनका जो LHS वाला पार्ट है वो RHS के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है, लास्ट में क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 -1 आर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ
लीनियर इक्वेशन या गिवन लीनियर इक्वेशन कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन की ये क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार छोटा सा हिंट देता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ समझाने के लिए, कोई बड़ा एग्जांपल नहीं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, सुन मेरी बात ध्यान से। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि हमारे पास में अगर कोई दो इक्वेशन है, हम बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में समझा रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास में कोई दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने यहाँ पे x की वैल्यू सपोज दैट a रखा, a नहीं रखा, x की वैल्यू सपोज दैट कुछ भी रखा, ठीक है ना, और y की वैल्यू भी हमने कुछ भी रखा। तो हमने देखा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू रखने में पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों x और y की वैल्यू जब यहाँ पे रख रहे हैं, जो LHS वाला पार्ट है वो RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसके क्या है, सॉल्यूशन है। फिर हमने दूसरी इक्वेशन लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर हमने इन्हीं वैल्यूज को उठा के यहाँ पे x और y में रखा, तो ये पूरी इक्वेशन भी इक्वल टू किसके आ गई, 0 के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने x और y की वैल्यू लिया है, जो भी हम वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, उनको जब हमने दोनों इक्वेशन में रखा तो LHS RHS इक्वल आ गए, यहाँ भी LHS और RHS यहाँ भी इक्वल आ गए। मतलब कि ये इन दोनों के सॉल्यूशन हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे की बात करता हूँ मैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अगर मान लो हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलो, लीनियर इक्वेशन आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। अगर हमारे पास में कोई दो लीनियर इक्वेशन है, वो इनका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम इनका क्या ड्रॉ करते हैं, इनको हम ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास कैसे ग्राफ बनेंगे, जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो हो सकता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था, देखो कुछ ऐसे जा रहा था। ये लाइन 1 का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, नहीं आता तो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे क्लास 9 में आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है। अब अगली बात, जब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया तो सबको दैट वो ग्राफ ऐसे चला गया। तो देखो दोनों ग्राफ में, ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक है। अब हम दोनों लाइन को अगर देखें, देखो दोनों लीनियर इक्वेशन है तो उनके ग्राफ कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। लेकिन दोनों ग्राफ ने एक पॉइंट पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंटरसेक्ट मतलब कि एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर दिया। कट कर दिया तो एक ग्राफ तो ऐसा बन सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कितनी पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी। अब सपोज दैट हमारे पास है ये x, ये y एक्स, सॉरी वो y, ये x एक्सिस। हमने इसका पहले वाले का ग्राफ ड्रॉ किया। अब पहले वाले का ग्राफ हमारा ऐसे चला गया, ठीक, ये हो गया। इसको मैं लाइन L1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, इसका ग्राफ L1 कहलाएगा और इसका जो ग्राफ होगा वो L2 कहलाएगा। फिर हमने जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ऐसे चला गया। अब जरा देखो, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। तो L1 पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ है और L2 दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ है। जब हमने दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया तो कैसा आया, पैरेलल लाइन जा रहा है। कैसी लाइनें जा रही हैं, पैरेलल लाइनें। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये हो गई, ठीक, चीज़ों को याद करना। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि हमने जब पहली लाइन का, पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ऐसे चली गई थी, जब हमने दूसरी का ड्रॉ किया तो वो भी हमारी ऐसे चली गई। अब देखो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर चली गई। हमारी पहली लाइन भी चली गई और दूसरी लाइन भी हमारी इसी के ऊपर ऐसे ही चली गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं तो वो कहलाती है को इंसिडेंट। क्या कहलाती है हमारी, को इंसिडेंट। तो ये जो ग्राफ होगा ये कहलाएगा को इंसिडेंट लाइन्स, क्योंकि दोनों लाइनें कैसी हैं, कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे लाइंस कैसी हैं, यहाँ पे लाइंस हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे कैसी हैं, यहाँ पे है इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे कैसी है हमारी, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे हमें क्या याद करने वाली बात है, ये सुनो। हमें याद करने वाली बात यहाँ पे ये रखना है दिमाग में कि अगर वो पतली सी कॉपी लेके बैठना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लेके बैठना, उसमें सारा इंपॉर्टेंट लिखना। यकीन मानो मुझसे पढ़ने के बाद बोर्ड में तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता। तुम सारा पेपर करके आओगे, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको बोर्ड में, ठीक है ना। और मैं खुद एग्जाम के बाद में आप मेरे चैनल पर लाइव आना, मैं जूम पे सेशन लूँगा और हर एक स्लाइड को दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से निकल के आया है। इसीलिए बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना मेरी क्लास को, ठीक है। फिर अब आगे बात करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या याद करने वाली बात लगी, वो याद करने वाली बात ये लगी कि जब अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब पेयर ऑफ मतलब दो लीनियर इक्वेशन है। तो जब दोनों लीनियर इक्वेशन के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ की तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, ये लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे देखो ऐसे, एक ऐसे चलेगी दूसरी ऐसे चलेगी, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। या तो उनकी लाइन उनके जो ग्राफ होंगे कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो उनके ग्राफ आपस में पैरेलल होंगे, या तो उनके ग्राफ ऐसे होंगे वो इंसिडेंट होंगे, मतलब कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर जा रही होंगी। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। एक छोटी सी बात और रहेगी, उसको भी पढ़ लेते हैं, छोटी सी चीज़ और रहेगी उसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास में दो वर्ड आते हैं, कंसिस्टेंट और एक आता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर सपोज दैट हमारे पास में कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बात को नहीं समझना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक हो गया, और इसका जो पेयर का कंप्लीट फॉर्म हो गया a1x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास में x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इन दोनों का सॉल्यूशन बने। x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों का क्या बने, सॉल्यूशन बने, तब हम उस केस में बोलेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन के सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। कैसा, क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि x और y की कोई वैल्यू हमने लिया, x और y की कम से कम एक वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितनी वैल्यू हो, कम से कम अगर कोई एक वैल्यू मिल जाती है जो इन दोनों का सॉल्यूशन बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्लियर हो गया होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे फिर से बोलता हूँ कि अगर हमारे पास में कोई एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसके हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहे हैं, मतलब कि दोनों में x और y की कोई ऐसी वैल्यू निकल के नहीं आ रही है जो उन दोनों में रखा जाए और उनका सॉल्यूशन बन जाए, तो हम उन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ कि इन दोनों का कोई एक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 5 6 चाहे जितने निकल आए, तो वो हमारा कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एक छोटी बात और है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये बात तो क्लियर हो गई, इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो। क्या समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास में कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बात को समझना ध्यान से, और हमने इनके ग्राफ ड्रॉ किए, तो हमने अभी भी बताया कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि एक ग्राफ ऐसे जा रहा हो, दूसरा ऐसे जा रहा हो, तो ये ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात सुनो, दोनों ने किस पॉइंट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सिर्फ एक पॉइंट पे किया ना, तो इन दोनों का जो ग्राफ बना है, वो जो ग्राफ बना है वो सिर्फ एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। वो एक पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है ना, दोनों में, दोनों लाइन पे आ रहा है, देखो इस पे भी आ रहा है, L1 पे भी आ रहा है और L2 पे भी आ रहा है। L1 लाइन और L2 लाइन पे ये पॉइंट कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उनका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बन रहा है, तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि उन दोनों लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अभी मैं इसके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक। अब सपोज दैट हमने इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ कुछ ऐसे गया, पहली लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन ऐसे गई, वो कैसे हो गए, पैरेलल, ये हो गई L1 और ये हो गई L2। तो अब जरा बताओ, क्या दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी ना। देखो इनको चाहे जितना बढ़ाते हुए चले जाओ, ये कभी एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और जब ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इनके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन दोनों को एक साथ में सेटिस्फाई करे। यहाँ पे एक पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तीसरी बात सुनो, तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास में क्या है कि एक ग्राफ ऐसे गया, दूसरे का भी ग्राफ इसी के ऊपर चला गया, इसी के ऊपर चला गया, बाहर भी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, तो मेरा शेर में रात भर चिल्लाता रहता है ऐसे। तो अब मेरी बात सुना, आगे हमने तीसरा ग्राफ ड्रॉ किया, तो एक लाइन ऐसे गई, दूसरी फिर से इसके ऊपर गई, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, बहुत सारे पॉइंट, चाहे जितने पॉइंट आप निकाल लो। तो मतलब कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अभी इनको हम और डिटेल में बातचीत करेंगे इनके बारे में, ठीक है ना। अब एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, उसको भी समझ लेते हैं इसी बात। तो अब सबसे लास्ट टॉपिक है जो उसको भी समझ लेते हैं। हम क्या समझते हैं कि अब हमारे पास में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको इनके ग्राफ ड्रॉ नहीं करने हैं, बिना ड्रॉ किए हमें डिसाइड करना है कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। बिना पेन चलाए हमको ड्रॉ नहीं करना है, हमको ग्राफ पेपर का यूज़ नहीं करना है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमको बताना है कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, इंटरसेक्टिंग बनेंगे, कोइंसिडेंट बनेंगे या पैरेलल ग्राफ बनेंगे। चलो बात करते हैं। तो अगर देखो A1 अपॉन A2, इसका A1 लिया, इसका A2 लिया, दोनों को डिवाइड किया और इसकी वैल्यू इक्वल टू आ जाए A2 अपॉन सॉरी और हम तो पहले हमने A1 अपॉन A2 लिया और फिर हमने B1 अपॉन B2 लिया और दोनों को जब हमने डिवाइड किया और दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे कि जो इन दोनों का ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग। वो कैसा बनेगा? वो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अभी एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये पहला केस। दूसरा केस, अगर हमने सपोज A1 अपॉन A2 निकाला, ये इक्वल टू आ गया B1 अपॉन B2 के, ठीक है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल आ गया। तो हम तीसरा पार्ट भी लेंगे। तीसरा पार्ट क्या है? C1 अपॉन C2, तो इक्वल टू C1 अपॉन C2। आप सपोज ये दोनों तो इक्वल हो गए और C1 अपॉन C2 भी इक्वल हो गया। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो इनका ग्राफ बनेगा वो बनेगा कोइंसिडेंट। वो कैसा बनेगा? वो कोइंसिडेंट बनेगा, ठीक है। अब हमने अगर ये बोला कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, लेकिन ये C1 अपॉन C2 भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन के फॉर्म में बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अब इनका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और इनको समझ लेते हैं कि कैसे अप्लीकेबल करना है।